वीर जाटव समाज थाने मुंबई में आज पदाधिकारियों को लेकर के समिति का गठन किया गया, उनका चुनाव किया गया और जिसमें निष्पक्ष रूप से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव चुने गए। कल्याण ब्रांच मुंबई में के ऑफिस में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी की सहमति से निर्विरोध सभी पदों पर अध्यक्ष श्री हजारीलाल त्रिवेदी जी, उपाध्यक्ष सुनील नाहर सिंह जी, सचिव हरिश्चंद्र वर्मा जी और कोषाध्यक्ष संजय श्रीपाल सिंह जी को चुना गया और आशा व उम्मीद के साथ आशीर्वाद प्रदान किया गया कि समिति के कार्य को आगे भी सही और सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि समाज के कल्याण हेतु एक मैरिज ब्यूरो की संस्था के माध्यम से यहाँ चलाया जाता है, जहाँ पर सभी SC वर्ग के लोगों को एकजुट करने के लिए बच्चों की उम्र, आयु, शिक्षा के आधार पर शादी का मिलान किया जाता है और इसी आधार पर यह देखा जाता है कि परिवार कुशल और साथ ही साथ संपर्क रखने वाला हो, ताकि सभी समाज एकजुट होकर के आगे आ सके। ये आप पुस्तक देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग जितने भी शादियाँ अभी तक हुई हैं वहाँ उसमें दर्ज हैं और सभी परिवार एकदम कुशल हैं। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने समाज के सभी महापुरुषों को बारी बारी कर माला अर्पण किया और साथ ही साथ आशीर्वाद प्राप्त किया कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से समाज अग्रसर है उसी तरीके से आगे की ओर ले जाया जा सके। और साथ ही साथ ये बात भी गौरतलब की गई कि यहाँ पर बुद्ध वंदना के साथ में इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई। ये बड़ी काबिल तारीफ थी कि कहीं पर भी अभी तक इस तरीके का प्रोग्राम कभी भी हमने देखा है, तो बुद्ध वंदना यहाँ पर हमें पहली बार देखने को मिली। काफ़ी सेवा में लगे रहे, जाटव समाज के सेवा को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहे। तो आज जिस तरीके से आपको पदमुक्त किया गया है और जिस तरीके से आपने जो स्वेच्छा से अपने पदवी को किसी और को ग्रहण करते हुए ये कहा, ये जताया कि आगे भी इस तरीके से जो समाज को जोड़ने का कार्य है वो लगातार चलता रहना चाहिए, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, मेरे को पद मुक्त नहीं किया गया, जिम्मेदारी और ज़्यादा दी गई है। जी। मेरे को कल्याण ब्रांच सेक्रेटरी से मतलब जिम्मेदारी से हटा करके सेंट्रल की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और समाज को एकत्रित करके और समाज के कल्याण में बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो लगातार समाज को अभी एकजुट करने के लिए जिस तरीके से हम लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में भटकाव देखने को मिलता है, चाहे वो सामाजिक स्थल पर हो चाहे वो राजनीतिक स्थल पर हो। उसको एकजुट करने का काम आप कैसे कर पाएंगे? कोशिश करेंगे समाज के सहयोग से सभी लोगों को एक बैनर तरह ला करके और उनको सबको समझाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से नए सदस्यों का भी आगमन अभी देखने को मिला, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में और कुछ इसके ऊपर तरक्की देखने को मिलेगी क्या? नए सदस्यों के लिए हमने इस बार युवा पीढ़ी को भी ज्वाइन करवाया है कल्याण की कमेटी में और इनसे भी हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये भी नई युवा लोगों को और जोड़ेंगे और कुछ नया रास्ता निकालेंगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। नई कमेटी सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई कमेटी सुचारू रूप से कार्य करेगी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वो लोग स्वेच्छा से आगे आए और स्वेच्छा से आगे आने का मतलब ये होता है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार है। और जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार है तो उनको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी थोप दी जाती है तो फिर उतने अच्छे मन से नहीं करते हैं और हमारा पूरा उनको सहयोग रहेगा। समाज हित में जो भी अच्छा होगा, जो भी बेस्ट होगा वो हम करेंगे। नए लोगों की भागीदारी, जो युवा पीढ़ी है उसकी भागीदारी थोड़ी कम देखने को मिली, क्या कारण हो सकता है? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक क्या है कि हमारे जो बच्चे थे वो एजुकेशन में लगे हुए थे और हम लोग अभी इसी एज के हैं कि सबके बच्चे जो है 25 से 30 के रेंज में हैं। तो अभी तक बच्चे जो है एजुकेशन करके थोड़ा कहीं कहीं जॉब पे लगे हैं। तो अभी तक उन्होंने समाज के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था क्योंकि वो अपने कामों में लगे हुए थे। और अभी हम जैसे जैसे थोड़ा सा हम भी मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को कहीं दूसरों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और दूसरों को ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि वो एक रास्ता यंग जनरेशन ही है
और हमको उनकी भागीदारी को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा इस बात पर भी बहुत जोर रहेगा कि यंग लोग आगे आएँ और हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलें। जो एज का गैप है उस पर हम ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि हम काम पे ज़्यादा ध्यान दें। एक मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो लगभग सभी शिक्षित भी हैं, मगर संगठित नजर नहीं आते, और अगर संगठित भी होते हैं कभी कभी तो संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते। क्या वजह हो सकती है? संघर्ष की वजह जो है, सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसको अच्छी रोटी मिलती है, अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छा घर मिलता है, उनका ही संघर्ष करने में एक बड़ा योगदान होना चाहिए। और लेकिन वो लोग जो है अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो लोग अपना रास्ता कुछ और बना लेते हैं। और जो हमारे राजनेता हैं, जिनको समाज को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो इतने डिवाइडेड हैं कि वो खुद संघर्ष करने की बजाय वो हमें ही 10 हिस्सों में बांट देते हैं और हम एकजुट नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाएगा आखिर? ऐसी स्थिति से एक ही रास्ता है कि हम किसी भी संस्था से काम करें, लेकिन हम बाबा साहब के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। हमें पार्टी, पॉलिटिक्स, ये सबसे ऊपर उठ के आगे आना चाहिए, न कि ये सोचना है कि हमारे भाई जो हैं उस पार्टी से जुड़े हैं, हमारे चाचा उस पार्टी से जुड़े हैं। हमको ये सब छोड़ के ये सोचना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने जो हमको संदेश दिया था, उसमें हमारी भलाई किस चीज़ में है। हमें उसके लिए पार्टी छोड़ के उसके लिए आगे आना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपनों को भी छोड़ना चाहिए। सर, आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से समाज अभी विघटन की ओर है और उसको एकजुट करने के लिए क्या क्या और नए तरीके होने चाहिए? गवर्नमेंट बाबा साहब की द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आने के लिए प्रावधान है कि वो किसी कोने से किसी कोने में जा सकता है, वो काम करना चाहिए। और यहाँ जो हमारे अभी जो नेवी के जो आए थे, उन्होंने ये क्वेश्चन रखा था कि सेंटर कमेटी से सेंटर में और स्टेट में होना चाहिए। इसके लिए हमारे भूतपूर्व सभी लोग जाके प्रकाश अम्बेडकर जी के घर पे जाके आए, उनसे बात भी किया था करीब 90 के आसपास। लेकिन उन्होंने एक ही कहा कि अगर हम इनको आरक्षण देंगे तो हमारा समाज यहाँ का क्या कर पाएगा। इसीलिए वो मुद्दा सेंटर में और स्टेट में, जो दोनों में वेनिस्ट है, वो कास्ट यहाँ पर मानी जाती है, अन्यथा उसको वो मान्यता नहीं देती। सर, एक बार फिर से आपसे सवाल ये रहेगा कि सेंटर में की बात करते हैं या केंद्र की बात करते हैं, और जब राज्यों की बात आती है, दोनों में फर्क बहुत है। मान्यताओं की अगर बात करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक राज्य दूसरे राज्य में किसी भी कम्युनिटी को सदस्यता या मान्यता देने से कतराता है? ये अपनी कमेटी की बात कर रहा हूँ, ये कोई सेंट्रल केंद्रीय कमेटी नहीं। मतलब ये महाराष्ट्र में अलग अलग जो ब्रांच है, उन ब्रांचों के ऊपर सभी ब्रांचों के द्वारा एक कमेटी नियुक्त की जाती है, उसको हम सेंट्रल कमेटी बोलते हैं। मैं अपने रेलवे की वजह से नहीं पूछ रहा, मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। अपने कम्युनिटी में जो SC ST OBC लोग आते हैं, जब वो किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर उनको मान्यता नहीं दी जाती, कारण क्या हो सकता है? क्षेत्रीय वर्चस्व उनका कम होता है। अगर बाहर के लोगों को मान्यता देंगे तो क्षेत्र के लोगों को मतलब प्रधानता देने के लिए ये उन्होंने प्रोविजन करके रखे हुए हैं स्टेट में। संविधान में बाकायदा एक बात क्लॉज दे दिया गया था कि कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम कर सकता है, अपना उत्थान कर सकता है। फिर वजह क्या हो? लेकिन उसमें भी बांट दिया ना, जो केंद्र की नौकरियां हैं उसमें कर सकता है, लेकिन स्टेट पर उनको बाउंड लगा दिया है। और अभी तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि प्राइवेट में तो कोई आरक्षण वगैरह लागू है ही नहीं। आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा या नुकसान? नुकसान होने वाला है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। कैसे? अभी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलते थे हर जगह पर, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे प्राइवेटाइजेशन करने से। विनय जी, आपका क्या मानना है? जिस तरीके से एक संगठन बहुत है, संगठन बनने के बाद अलग अलग विचारधारा हो जाती है, जबकि बात सब लोग एक ही करते हैं कि एकजुट हो क्यों नहीं पाते? वजह क्या? एकजुट होने का कारण ये है कि कौम में एकता नहीं हो रही है, सबसे प्रथम
तो क्या विचारधारा आपस में नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती ना। जबकि जब तक- लगभग सभी लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम सिर्फ सब लव मैरिज होती जी, हैं। जी। लव मैरिज के अलावा जैसे अरेंज मैरिज होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। यूपी वालों में, महाराष्ट्र वालों में नहीं हो पाती हैं। लव मैरिज तो किसी भी कास्ट में हो सकती है, लेकिन जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा, जब तक हमारी जनरेशन ज़्यादा नहीं आएगी। कारण फिर से वही घूम फिर के आ जाता है कि हम सब लोग एकजुट होने की बार बार बात करते हैं, और जब शादी ब्याह की बात आती है या कभी एकजुट होने की बात आती है, कभी विचारधारा की बात आती है, तो एक मंच पर, एक फ्रंट पर कभी भी कोई भी आने को तैयार नहीं। तैयार नहीं, इवन प्रयास उस स्तर पर नहीं हो रहे हैं जो स्तर पर होने चाहिए। इसके लिए और- आप लोग क्या प्रयास करने वाले हैं? हमारा प्रयास करने है कि हम उत्थान करें, बड़े लोगों से मिले, नेताओं से मिले, एक मीटिंग की जाए, तब फर्क पड़ेगा। हमारे जाटव समाज के मैरिज ब्यूरो के अध्यक्ष जी। माननीय तो अभी आपने जो मैरिज ब्यूरो चलाते हैं जाटव समाज में, तो इसमें लगभग सभी कास्ट मौजूद रहती हैं या केवल और केवल जाटव समाज ही रहता है? नहीं सर, जाटव समाज ही नहीं सर, जाटव समाज, अहिरवाद और दोहरे एंड जो भी हमारे एससी से आगे संबंधित, वो सभी हमने बना के रखे मेंबर। केवल एससी या एसटी भी? नहीं एसटी नहीं, एससी नहीं है ना। केवल एससी। केवल एससी में जितनी भी कास्ट हैं सब आपको उसमें हाँ। सम्मिलित करते हैं? सब सम्मिलित है। तो वो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो जाए। तो क्या क्राइटेरिया रहता है कि अभी आप जब सामंजस्य बिठाते हैं शादी ब्याह का, ऐसा- क्या देखते हैं आप? जी सर, ये दोनों बच्चों की, लड़की और लड़के की जी। क्वालिफिकेशन देखते हैं हम। क्वालिफिकेशन डेट, इसके बाद हम डेट देखते हैं, मैच्योरिटी डेट देखते हैं कि उनकी एज कितनी है और कितनी एज है। दोनों का मैचिंग करने के बाद में फिर मैं लड़के वाले से बात करता हूँ, लड़की वाले से बात करता हूँ, दोनों को एडजस्ट करके नहीं, इसके बाद इनको बोल देता हूँ भाई आप दोनों बातचीत कर लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। सपोज करो कोई एक अमीर है, कोई एक गरीब है, तो उसके अंदर सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? जी, हमारी समाज के अंदर यहाँ पे जो जाटव समाज चल रहा है जी। यहाँ पे कोई आदमी ने अभी तक मेरे को किसी ने डिमांड नहीं करी कि हम शादी में ये लेंगे वो लेंगे। यहाँ पे सब एडजस्टमेंट हो जाता है, दहेज के खिलाफ ही रहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे सारे लोग जितने साथी हैं ना वो सब एडजस्ट करते हैं। लगभग समाज के लिए एकजुट होने की बात होती है, और आपने जो बड़ा बीड़ा उठाया सब जी। शादी का, एक ये बहुत ही अहम रोल निभाता है, जी। पूरी उम्र के लिए एक बंधन होता है। थैंक यू सर। इस बंधन को देखने के लिए परिवारों को भी मैच करना होता है। जी हाँ उसके अंदर आप सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? जी सर, ऐसा है कि हम जैसा परिवार है वैसे ही परिवार की लड़की और लड़काओं को एडजस्ट करते हैं हम, जिससे कि एक दूसरे में तनाव पैदा नहीं हो या कोई बात ऐसी नहीं हो जो कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों परिवार एक दूसरे से बराबर सहमति के हों और सहमति से काम करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। विचारधारा भी देखते हैं? विचारधारा में तो जरूर देखता हूँ मैं, वो तो मुझे पहले ही देखनी है। और बढ़िया सर, और मेरा सेवा।